हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। इससे पहले भी मैंने आपको कॉमर्स की यानी कई वीडियो अपलोड किए हैं और आप उसे सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 करके देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें कॉमर्स में सारी क्लियर हो जाएंगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रोजनामचा या जर्नल है। और रोजनामचा या जर्नल चाहे 6 क्लास का स्टूडेंट हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th या बीकॉम किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जर्नल एंट्रीज उसे बनाना आनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि जर्नल एंट्रीज बनाना आप सीख जाएंगे। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको जर्नल अच्छे से सीख जाए, कभी भूले ना उसे। तो आज जो मैं टॉपिक आपका रोजनामचा है, और रोजनामचे को अगर हम बात करें तो इसे प्रारंभिक लेखिकी पुस्तकों के अंतर्गत 2 पुस्तकें आती हैं। एक तो होती है स्मरण बुक, मेमोरेंडम बुक, और दूसरा होता है जर्नल। अगर हम मेमोरेंडम बुक की बात करें तो मेमोरेंडम बुक कल मैंने आपको इससे पहले वीडियो में अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया था। तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने देखा था कि सबसे पहले कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन एक लेन देन करता है जिसे हम सौदा कहते हैं। और व्यापारी जब लेन देन करता तो उस लेन देन को व्यापारिक लेन देन कहते हैं। और व्यापारिक लेन देन को कुछ व्यापारी क्या करते हैं, एक अपनी स्मरण बुक रख लेते हैं, एक रफ बुक रख लेते हैं, उस बुक में उसको लिख देते हैं रफली। क्योंकि जर्नल में जब लिखेंगे तो जर्नल में वो कोशिश करते हैं साफ़ सुथरा जर्नल बने, साफ़ सुथरा रोजनामचा बने, उसमें कोई कटिंग ना हो। अगर कटिंग हो तो रफ बुक यानी कि स्मरण बुक नहीं होता है। तो स्मरण बुक में पहले उस लेन देन को लिख देते हैं रफली। तो स्मरण बुक को कैसे, एक थोड़ा सा नमूने की बात कर रहा हूँ मैं, वो बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए राजेश को 200 रुपये का माल बेचा, तो स्मरण बुक में लिख देते हैं राजेश को माल बेचा ₹200 200 रुपये। ऐसे ही मोहन से 500 रुपये प्राप्त किए, मोहन से प्राप्त किए 500 रुपये, सोहन को 200 रुपये दिए, सोहन को दिए 200 रुपये, मजदूरी 500 रुपये दी, मजदूरी 500 रुपये दी। ये सब जनरली ऐसे लिख दिया जाता है, जिस बुक में ये जनरली लिख दिया जाता है लेन देन को, कि कोई कटिंग ना हो, याददाश्त के लिए याद रहे। हमें जब रोजनामचे में हम इसको एंट्री रोजनामचे में एंट्री करें, जो लेखे करें, तो इसको ये हमें याद रहे। तो ऐसी बुक को हम क्या कहेंगे, स्मरण बुक या मेमोरेंडम बुक कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अब मेमोरेंडम बुक से जो हम मेमोरेंडम बुक की सहायता से अगली जो बुक बनाई जाती है उसे हम कहेंगे रोजनामचा या जर्नल। अब जर्नल का थोड़ा सा मीनिंग समझें। जर्नल जो है फ्रेंच भाषा के जोड़ शब्द से बना, जिसका मतलब होता है डे बुक, ठीक है, या एक डायरी, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि नाम से ये पता चल रहा है रोजनामचा, रोज का मतलब होता है डे बाय डे, प्रतिदिन, यानी कि ऐसी पुस्तक जिसमें तिथिवार लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता, लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है, उस पुस्तक को क्या कहा जाता है, रोजनामचा या जर्नल कहा जाता है। बहुत सारे जो हमारे अकाउंटेंट्स थे, अकाउंट्स के ज्ञाता थे, उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी है। जैसे बॉटनी बॉय ने डेफिनेशन दी, रॉलेट ने दी है, वो सारी डेफिनेशन आप पुस्तक से यानी कि बुक से लिख लेंगे। अब इसके बाद करते हैं कि जर्नल जो है ये रोज प्रारंभिक पुस्तकों की आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, यानी कि ऐसी पुस्तक जिसमें सौदों को या लेन देनों को तिथिवार क्रम, तिथिवार कॉलम और लिखा जाता है, उस पुस्तक को हम क्या कहेंगे, रोजनामचा। अब रोजनामचे में प्रविष्टि करने के कुछ हमारे नियम होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो पुस्तपालन है या दोहरा लेखा प्रणाली है या आपकी लेखा शास्त्र है, ये कला एवं विज्ञान दोनों है। कला एवं विज्ञान का मतलब, विज्ञान का मतलब होता है जहाँ पर नियम एवं उपनियम सिद्धांत लागू होते हैं। तो हमारे जो रोजनामचा है
उसमें प्रविष्टि करने के भी कुछ नियम होते हैं जिससे ये विज्ञान बनते हैं। और मैंने यही बताया था ये कला इसलिए क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अब पहले आप सौदा लेन देन करते हैं, लेन देन को फिर प्रारंभिक वही में यानी प्रारंभिक पुस्तक में लिखते हैं, जिसमें स्मरण पुस्तक और फिर जर्नल बनता है। अब स्मरण पुस्तक कुछ व्यापारी बनाते भी हैं, कुछ नहीं भी बनाते, कुछ डायरेक्ट लेन देन को जर्नल में ही प्रविष्टि कर देते हैं। तो इसके कुछ नियम है। क्रमबद्ध अध्ययन मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था, पहले सौदा, फिर उसके बाद जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते बनते हैं। तो ये इसकी सीक्वेंस में अध्ययन हो रहा है, इसलिए ये करा। अब हम यहाँ पर मेन हमारा जो टॉपिक है रोजनामचा बनाने के नियम सीखेंगे, रोजनामचे में प्रविष्टियाँ कैसे की जाती हैं। तो रोजनामचे की प्रविष्टि के लिए मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि इनका संबंध कुछ खातों से हुआ करता है, सौदों का, लेन देन का। और वो खाते जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें खातों के बारे में पता चलेगा, खातों के बारे में हम जानेंगे। और हम कोई भी सौदा करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, वो किसी ना किसी खाते से संबंधित लेन देन होता है। और जिस खाते से संबंधित लेन देन होगा उसी खाते के जब हम नियम अप्लाई करेंगे तो हमारी रोजनामचे में प्रविष्टि हो जाएगी, जर्नल में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो पहले हम खातों के प्रकार के बारे में जानें। खातों के प्रकार यानी खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला खाता होता है आपका व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता होता है? व्यक्तिगत, इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा खाता आता है वास्तविक खाता, इसे संपत्ति खाता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे रियल अकाउंट कहते हैं। तीसरा खाता आता है आपका अवास्तविक खाता, यानी कि इसे नाम मात्र खाता या आय व्यय खाता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। तो खाते आपके 3 प्रकार से हैं। जब भी कोई लेन देन हुआ हो तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो व्यक्तिगत खाते का लेन देन है या वास्तविक खाते का लेन देन है या अवास्तविक या नाम मात्र खाते का लेन देन। जिस खाते से संबंधित लेन देन होगा उसी खाते का एक नियम होगा, उस नियम को आप अप्लाई करेंगे, आपकी जर्नल में प्रविष्टि हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पहचानेंगे कैसे कि पर्टिकुलर कोई भी लेन देन जो है वो व्यक्तिगत खाते का संबंधित था या वास्तविक खाते से संबंधित था या अवास्तविक खाते से संबंधित था। तो इसकी मैं पहचान बताता हूँ आपको। लेकिन व्यक्तिगत, व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन, इंसान, मानव। तो यहाँ पर व्यक्तिगत का जब भी बात है तो इसका संबंध व्यक्तियों से होता है, व्यक्तियों से होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर जो व्यक्तिगत खाते के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक मानव ही नहीं होता। तो 3 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका प्राकृतिक व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, इसे पूरा लिख लीजिएगा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तीसरा आता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो व्यक्तिगत खाते में कितने हो गए? प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति और प्रतिनिधि व्यक्ति। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक व्यक्ति क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है और प्रतिनिधि क्या होता है। तो प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें जान हो, यानी कि लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन जैसे मैं हूँ, लिविंग पर्सन हूँ, राजेश है, लिविंग पर्सन है, यानी कि उसमें जान है। तो नेचुरल पर्सन है जिसमें नेचर में जिसे जन्म दिया हो, वो सब नेचुरल पर्सन होते हैं। जैसे मोहन, आरती, अरबाज, ये सब लिविंग पर्सन है, इनमें जान होती है और नेचर में इनको जन्म दिया है, इसलिए ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो इन पर जो रूल्स अप्लाई होगा वो व्यक्तिगत खाते का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि रूल आपका व्यक्तिगत खाते का ही होता है। ये चाहे वो कृत्रिम व्यक्ति हो, चाहे प्राकृतिक व्यक्ति हो, चाहे प्रतिनिधि व्यक्ति हो, सब पर एक ही रूल अप्लाई होता है, एक ही नियम लगता है। तो पहला खाता हो गया आपका, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जहाँ पर कोई भी लेन देन नेचुरल पर्सन के बीच में होता हो तो उसमें आप व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन ने रवि को 10,000 रुपये का माल बेचा। मोहन भी एक नेचुरल पर्सन है, रवि भी एक नेचुरल पर्सन है। इस पर जो नियम लगेगा वो पर्सनल अकाउंट का लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। इसके अलावा आता है
मोहन ने आरती को 200 रुपये दिए, दोनों पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अरबाज ने शंकर को 2000 रुपये का माल बेचा, दोनों नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अब आता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्तियों में जो आते हैं, व्यक्ति तो होते हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल होते हैं, लिविंग नहीं होते, उनमें जान नहीं होती। जैसे कोई कंपनी, हीरो, बजाज, कोई बैंक, जैसे SBI संस्था हो जाती, SBI और आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, OBC, जैसे कोई आपका संस्था आ जाए, कोई कॉलेज आ जाए, तो ये सब जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, इस टाइप से जो होते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पर्सन पे भी आपका रूल जो अप्लाई होगा वो व्यक्तिगत खाते का ही होगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने बैंक से 5000 रुपये निकाले, तो मैं लिविंग पर्सन हूँ, यानी कि मेरे ऊपर जो रूल लगेगा, मैं जो हूँ वो नेचुरल पर्सन हूँ और बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने हीरो बाइक से एक बाइक 1 लाख रुपए की खरीदी, तो मैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आता हूँ और हीरो कंपनी जो है वो कृत्रिम व्यक्तिगत, लेकिन दोनों पर जो रूल अप्लाई होगा वो व्यक्ति खाते का ही रूल अप्लाई। कहने का मतलब 2 व्यक्ति आपस में कोई लेन देन करें, एक कंपनी एक व्यक्ति कोई लेन देन करे, दोनों कंपनियां आपस में कोई लेन देन करें, 2 बैंक आपस में कोई लेन देन करें, एक बैंक एक व्यक्ति कोई लेन देन करे, सब पर जो नियम लगता है वो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते का ही रूल अप्लाई हुआ करता है। इसके बाद आता है यहाँ पर प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ये जो रिप्रेजेंट करता है वो नेचुरल व्यक्ति को करता है या आर्टिफिशियल व्यक्ति को करता है, इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। अदत्त व्यय क्या होते हैं? ऐसे व्यय जो हमें किसी व्यक्ति को देने हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक मजदूर ने आज दिन भर हमारे यहाँ काम किया, उसके 500 रुपये बने और हमने उससे कह दिया ये 500 रुपये आप 3 दिन के बाद देंगे, तो ये मजदूरी का पैसा जो है वो हमें देना है, तो ये मजदूरी उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा खाता हो गया? प्रतिनिधि। मजदूरी अभी हमने दी नहीं है, देना है। जब मजदूरी देना है, ऐसे व्यय जो हमें दूसरों के देना है, चुकाने हैं, वो सब अदत्त व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्यय जो हमने ज़्यादा दे दिए वो पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा हमारे यहाँ किसी इम्प्लॉइज ने वर्क किया और उसने 2 महीने की सैलरी हमसे 2 महीने का वेतन एडवांस दे दिया, तो एडवांस दे दिया तो हमने पहले दे दिया, पहले का मतलब पूर्वदत्त दे दिया, तो ये भी उस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी व्यक्ति को देना है या किसी व्यक्ति को ज़्यादा देना है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। उपार्जित आय का मतलब है हमें आय मिलनी है, और अनुपार्जित आय का मतलब हमें आय का पैसा ज़्यादा मिल गया। जैसे सपोज कर लीजिएगा हमें कमीशन हमारा किसी के ऊपर 5000 रुपये बना, उसने कहा हम आपको 10 दिन के बाद दे देंगे, तो वो आय अभी हमें मिलनी है, तो किसी व्यक्ति से हमें पैसे लेने हैं और कमीशन हमारा 10,000 बने थे, उसने हमें एडवांस दे दिए, 15,000 दे दिए, 5,000 एडवांस में दे दिए, तो वो अनुपार्जित आय है। तो ऐसी आय जो हमें और मिलनी है वो उपार्जित कहलाती, जो हमें ज़्यादा मिल गई वो अनुपार्जित आय। तो ये भी किसी न किसी व्यक्ति से रिलेटेड होती है, किसी न किसी कंपनी से मिलना है या कंपनी को देना है, तो इन्हीं से रिलेटेड होती है, इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इन पर भी जो लगता है वो आपका व्यक्तिगत खाते का ही नियम। अब आपको ये व्यक्तिगत खाते के तीनों प्रकार यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम आर्टिफिशियल और प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके आगे की बात। जब व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, किसी भी लेन देन का संबंध व्यक्तिगत खाते से है, जब हम ये पहचान लेंगे तो व्यक्तिगत खाते का फिर नियम अप्लाई करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे और उस नियम से फिर हम व्यक्तिगत खाते की से संबंधित जो लेन देन है उसकी रोजनार्चे में प्रविष्टि यानी कि जर्नल एंट्रीज बना देंगे। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम है पाने वाले को ऋणी करेंगे और देने वाले को धनी, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन को मैंने 5,000 रुपए दिए, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें मोहन और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक तो मोहन पर्सन है और एक मैं हूँ, मैं का मतलब शहजाद खान। तो या तो इस एंट्री को रिकॉर्ड मोहन करेगा या मैं करूँगा। मैं इसलिए करूँगा कि कहीं थोड़े दिन के बाद मोहन ये ना कह दे कि भाई शहजाद जी आपने मुझे 4,000 दिए थे। मैं मोहन इसलिए रिकॉर्ड करेगा कि कुछ टाइम के बाद कहीं मैं ये ना कह दूं कि मैंने 6,000 रुपये दिए थे, तो इसका कोई डिस्प्यूट ना हो तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, या तो मैं करूँगा या फिर मोहन करेगा। मैं करूँगा तो इन द बुक्स ऑफ शहजाद खान, यानी कि मेरी बुक्स में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसका लेखा होगा। अगर मोहन करेगा तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, यानी कि मोहन के बुक्स में, मोहन के रोजनामचे में इसकी प्रविष्टि होगी, या तो मेरे रोजनामचे में प्रविष्टि होगी या मोहन के। तो जब मेरे रोजनामचे में प्रविष्टि होगी तो मैं ये देखूंगा कि इसमें पाने वाला कौन है रुपए का और देने वाला कौन है। तो 5,000 रुपए मैंने मोहन को दिए, तो मोहन कौन है, पाने वाला। तो एंट्री क्या बनाएंगे, मोहन डेबिट, मोहन को क्या करेंगे, डेबिट। अब बात आती है देने वाला कौन है, देने वाला मैं हूँ शहजाद खान, लेकिन प्रविष्टि जो हो रही है वो शहजाद खान की पुस्तकों में रोजनामचा बनाया जा रहा है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये इसका एक विरोधाभास है, ये नियम है कि जिसकी पुस्तकों में बनाते हैं उसका नाम नहीं आता है। तो अब पाने वाला तो मोहन ऋणी हो गया, यानी कि एंट्री बन गई मोहन ऋणी, लेकिन धनी कौन होगा, देने वाला तो मैं हूँ शहजाद खान, मुझे धनी करना चाहिए था, यानी कि शहजाद खान का या मोहन डेबिट टू शहजाद खान, ये एंट्री बननी चाहिए थी। लेकिन मैंने विरोधाभास बताया था कि जिसकी पुस्तकों में बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, इसलिए शहजाद खान का नाम धनी पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में नहीं आएगा। अब शहजाद खान का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट हो तो उसका क्रेडिट भी होना चाहिए। इसके लिए हम दूसरा खाता पढ़ेंगे, वास्तविक खाता। हो सकता है दूसरी वाली साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में वास्तविक खाते का नियम अप्लाई होता हो सकता है अवास्तविक खाते का नियम अप्लाई होता हो, तो ये देखना पड़ेगा। अब दूसरा और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मैंने राजेश को 5,000 रुपए का उधार माल बेचा। तो अब देखेंगे माल को पाने वाला कौन है, तो माल को पाने वाला राजेश है, राजेश को ऋणी करेंगे, राजेश को ऋणी करेंगे। और मैंने मान दिया है तो मुझे धनी करना चाहिए, लेकिन मेरी पुस्तकों में मेरा नाम नहीं आएगा, इसलिए धनी पक्ष में वास्तविक खाते या अवास्तविक खाते का नियम अप्लाई होगा। जिससे भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, अगर वो वास्तविक खाते का ट्रांजैक्शन हो तो वास्तविक खाते का नियम अप्लाई करेंगे, अवास्तविक का हो तो अवास्तविक खाते का नियम अप्लाई करेंगे, नियम लगाएंगे। इसके बाद दूसरा, अब मुझे 20,000 रुपए अरुण से मिले, तो मुझे मिले हैं, यहाँ पर पाने वाला मैं हूँ, शहजाद खान को डेबिट करना चाहिए था, ऋणी करना चाहिए था, लेकिन आपको अब बात पता है शहजाद खान की पुस्तकों में शहजाद खान का नाम नहीं आएगा। अब देने वाला कौन है, रवि से 20,000 रुपए मिले हैं तो रवि देने वाला है, तो रवि के खाते को धनी करेंगे, लेकिन मेरा खाता ऋणी नहीं होगा। अब ऋणी नहीं होगा जब तक धनी का ऋणी और ऋणी का धनी नहीं होगा, जब तक डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, दोहरा लेखा प्रणाली कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए ऋणी क्या करना होगा, या तो वास्तविक खाते से संबंधित होगा वो लेन देन, या फिर अवास्तविक खाते से संबंधित होगा लेन देन। जो दूसरी साइड है वो वास्तविक खाते से या अवास्तविक खाते से होगी, तो जिससे होगी उसका नियम अप्लाई होगा। तो अगर हम बात कहें कि व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो या तो ऋणी में ही अप्लाई होगा या धनी में ही अप्लाई होगा, ऋणी और धनी दोनों साइड में व्यक्तिगत खाता नहीं अप्लाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वास्तविक खाते के बारे में। जब वास्तविक खाता आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक साइड जो ऋणी रह जा रही थी या धनी रह जा रही थी, तो उसमें किसे लिखेंगे।
वास्तविक खाते का जो संबंध होता है वो किन चीजों से होता है, किन लेन देनों पर वास्तविक खाते के नियम को अप्लाई किया जा सकता है। तो वास्तविक खाते के दो रूप होते हैं, इसमें मूर्त वस्तुएं आती हैं और अमूर्त वस्तुएं आती हैं। मूर्त वस्तुओं को टेंजिबल कहा जाता है और अमूर्त को इनटेंजिबल कहा जाता है। अगर इनकी हम डेफिनेशन देखें तो मूर्त वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं, कलर बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं। जैसे रोकड़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, साइज बता सकते हैं। ऐसे माल छू सकते हैं, देख सकते हैं, रंग बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं। फर्नीचर, भवन आदि, ठीक। इसमें और भी मोटर कार, मशीनरी, ठीक है, ये सब चीज जो आती हैं इनसे इनके जैसी जो चीजें होती हैं वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इसके बाद आती हैं इंटेंजिबल वस्तुएं। इंटेंजिबल वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनको हम देख ना सके, छू ना सके। जैसे कि एक बिजनेस में या व्यापार में या कंपनी में एक नाम आता है ख्याति। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहते हैं। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहते हैं। गुडविल क्या होती है? किसी बिजनेस की इमेज, प्रेस्टीज, जिसकी वजह से उसके यहाँ कस्टमर ज़्यादा आया करते हैं, तो उसको हम कॉमर्स में ख्याति कहते हैं। अब ख्याति को कोई कहे कि उस प्रेस्टीज, उस इमेज, उस मार्केट में वैल्यू किसी की जो बनी हुई है, किसी दुकान की, किसी शॉपकीपर की, तो उसको हम देख सकते हैं। कलर बताएं कैसा होता, तो कलर नहीं बता सकते। कोई उसका साइज बता सकते हैं, साइज नहीं बता सकते, इसलिए ये इंटेंजिबल वस्तु है। व्यापारिक चिन्ह का मतलब है ट्रेडमार्क, यानी कि कोई हमारा चिन्ह होता है व्यापार का, जिस चिन्ह को पहचान के हम ये बता सकते हैं कि ये इसकी, यानी कि गवर्नमेंट एक ट्रेडमार्क दे देती है। ऐसे कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब एक अधिकार हुआ करता है कि अगर हमने कोई बुक लिखी है और हमने उसका प्रिंट करने का अधिकार, तो अधिकार को नहीं लिखा जा सकता, ऐसी पेटेंट होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इंटेंजिबल अमूर्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसमें चाहे मूर्त वस्तुओं हो या अमूर्त वस्तुएं हो, ये इनका जो संबंध होता है वो आपके वास्तविक खाते से होता है या संपत्ति खाता भी इसे कहते हैं। तो इस पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाता या संपत्ति खाता। अब इन पे थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं। इंग्लिश में इसको रोकड़ को कैश कहा जाता है, माल को गुड्स कहा जाता है। फर्नीचर होता है, भवन बिल्डिंग होती है, ऐसी मशीनरी और आपकी स्टॉक, ये सारी चीजें इसमें आया करती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि नियम, अगर इन चीज़ों को हम देखें तो ये चीज़ें या तो किसी व्यापारी कस्टमर के पास आएगी या व्यापारी के पास आएगी, या कस्टमर के पास से जाएगी या व्यापारी के पास से जाएगी। तो इसमें रूल भी ऐसे बनता है, नियम भी। आने वाली वस्तु, यानी कि वस्तु का क्या काम होगा, या तो आना या जाना, तो इस पर नियम भी यही बना। नियम क्या है? आने वाली वस्तु को ऋण या डेबिट किया जाता है, जाने वाली वस्तु को धनी या क्रेडिट किया जाता है, जाने वाली वस्तु को धनी या क्रेडिट किया जाता है। तो अब देखिएगा, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे, पहला एग्जाम्पल दिया था कि मोहन को 5,000 रुपये दिए हमने शहजाद खान ने। अब हम शहजाद खान की जब पुस्तकों में इसका लेखा करेंगे तो मोहन तो पाने वाला हो गया, तो एंट्री बनाएंगे मोहन ऋणी। अब बात आती धनी, तो मैंने आपको बताया था धनी पक्ष में शहजाद खान ने दिया है, तो देने वाले शहजाद खान है, शहजाद खान को धनी करना चाहिए था, लेकिन शहजाद खान की पुस्तकों में शहजाद खान का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या उस वस्तु पर वास्तविक खाते का नियम तो अप्लाई नहीं होगा, वो वस्तु वास्तविक खाते से संबंधित तो नहीं है। तो हमने जो मोहन को दिया है वो क्या दिया? रोकड़ दी है। तो रोकड़ पर जो नियम लगता है वो कौन सा लगता है? उसका वास्तविक खाते का। कौन सा लगता है? वास्तविक खाते का। अब वास्तविक खाते का नियम है आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो मैं जब अपने यहाँ रोजनामचा बना रहा हूँ तो मेरे पास से देखा जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास से रोकड़ जा रही है या रोकड़ आ रही है। तो मैंने मोहन को रोकड़ दी थी, कैश दिया था 5,000 रुपये, तो मेरे पास से रोकड़ गई है, इसलिए जाने वाली वस्तु को धनी करेंगे। तो पूरी कंप्लीट एंट्री जो बनेगी मोहन ऋणी, इंग्लिश में कहेंगे मोहन डेबिट। जाने वाली वस्तु क्या है? रोकड़, रोकड़ खाते का, मोहन ऋणी रोकड़ खाते का, यानी कि मोहन इसमें ऋणी हो गया, का मतलब होता है धनी, तो रोकड़ खाता धनी हो गया। तो ये अब आपकी डबल एंट्री सिस्टम
भी कंप्लीट हो गया, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार भी एंट्री हो गई, डेबिट का क्रेडिट पक्ष भी हो गया और क्रेडिट का डेबिट। यहाँ पर मोहन डेबिट है, रोकड़ क्रेडिट है, तो मोहन डेबिट का क्रेडिट पक्ष जो है रोकड़ है और रोकड़ क्रेडिट का डेबिट पक्ष जो है वो मोहन है। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई और दोहरा लेखा प्रणाली भी सिस्टम से कंप्लीट हो गई और अपवाद भी बना, अपवाद जो है उसको भी हमने फॉलो कर लिया, उसका भी ध्यान रखा गया कि मेरी पुस्तकों में शहजाद खान की पुस्तकों में शहजाद खान का नाम नहीं आया। एंट्री बन गई मोहन, ऋणी और रोकड़ खाते का। अब दूसरी तरफ जब मोहन ये एंट्री बनाएगा तो मोहन के पास तो रोकड़ आएगी। अब मोहन की पुस्तक में मोहन का नाम डेबिट होगा नहीं, ऋणी होगा नहीं, इसलिए मोहन ने देखा कि मेरे पास क्या आया, तो उसके पास क्या आया, रोकड़। तो वो एंट्री बनाएगा रोकड़ खाता ऋणी और देने वाला कौन है उसमें, शहजाद खान देने वाले, तो देने वाले को उसने धनी कर दिया शहजाद का। अब ध्यान रहे किसी के नाम के आगे खाता नहीं लिखते, क्योंकि कोई व्यक्ति खाता नहीं होता, बाकी सब चीज़ों के आगे खाता लिख देते हैं। तो यहाँ पर नाम के आगे खाते को अवॉइड करेंगे, नहीं लिखेंगे। या लिखेंगे तो शहजाद खान का खाता लिखेंगे, मोहन का खाता लिखेंगे, अगर लिखेंगे का लगा के लिख सकते हैं और का ना लगाएं तो ना खाता। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसमें एक तरफ जो है व्यक्तिगत खाते का नियम लगा और दूसरी साइड में कौन से खाता का नियम लगा, वास्तविक खाते का नियम। अभी मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि मैंने राजेश को 20,000 रुपए का माल बेचा, तो इसमें राजेश तो माल को पाने वाला है, तो पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया, लेकिन राजेश ऋणी। मेरे पास से माल गया है, क्योंकि मेरी पुस्तकों में मेरा नाम नहीं आएगा, तो गया क्या है माल, तो माल खाते पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाते का नियम लगेगा और माल जाने वाली वस्तु है, इसलिए माल खाते का। यानी क्या एंट्री बन गई, राजेश ऋणी माल खाते का। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखते हैं, जब मैं अपने यहाँ एंट्री बना रहा हूँ, अपने यहाँ लेखा कर रहा हूँ, तो मैंने माल बेचा है राजेश को, जब बेचा है तो जहाँ मैं माल खाता लिख रहा हूँ धनी का, उसकी जगह पर मैं विक्रय खाते का भी लिख सकता हूँ। विक्रय खाते का लिखना ज़्यादा सही है और गलत वो भी नहीं है माल खाते का, क्योंकि जब हम आगे लेजर बनाएंगे तो खातों में जो प्रविष्टि करी जाती है उसके लिए खाता जो बनता है वो विक्रय खाता बनेगा, क्रय खाता बनेगा, इसलिए विक्रय खाते का नाम लिखा जाएगा। अब दूसरी एंट्री, जब राजेश इसकी एंट्री बनाएगा तो राजेश के पास माल आया है, तो माल पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाते का नियम लगेगा, आने वाली वस्तु डेबिट, यानी कि माल खाता ऋणी और देने वाला शहजाद खान है, तो शहजाद खान का। या माल खाते की जगह जब कोई व्यक्ति माल खरीदता है तो क्रय खाता खरीद देता है, खरीदने पर क्रय और बेचने पर विक्रय, तो राजेश लिखेंगे क्रय खाता ऋणी और शहजाद खान का। आगे समझ में यहाँ तक। अब देखिए ये वो मैंने ट्रांजैक्शन बताए थे जिनमें व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाते दोनों के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, एक साइड में व्यक्तिगत खाता और एक साइड में एक तरफ वास्तविक खाता। अब तीसरा एक मैंने एग्जाम्पल और दिया था कि रवि से 10,000 रुपये मुझे मिले हैं, तो जब मुझे मिले तो मेरे पास कैश आया है, मैं अपनी पुस्तकों में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो देखूंगा मेरे पास क्या चीज़ आएगी, तो क्या चीज़ आया, कैश, नगद आया रोकड़, तो रोकड़ जो आएगी तो आने वाला रोकड़ पर जो नियम लगेगा वो आपका वास्तविक खाते का नियम लगेगा और जिसका नियम है आने वाली वस्तु डेबिट, यानी कि रोकड़ खाता ऋणी और दिया किसने है, ये रवि ने, तो रवि देने वाला है, देने वाले को धनी करेंगे, रवि खाते, रवि का खाता मत लिखिएगा, रवि का लिख दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक ऐसी एंट्री बना रहा हूँ जिसपे आपका वास्तविक खाते का डेबिट और क्रेडिट दोनों में वास्तविक खाते का नियम लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, मैंने 2,000 रुपये का माल नकद खरीदा। अब जब नकद खरीदूंगा तो सिंपल सी बात है कि मैंने माल मेरे पास आया होगा और रोकड़ मेरे पास से गई होगी, तो रोकड़ और माल दोनों पर ही जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा, आपका वास्तविक खाते का नियम लगेगा। तो जब मैंने नकद माल खरीदा तो नकद माल खरीदने पर माल आया है, यानी कि माल खाता ऋणी, आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी, कैश गया है तो रोकड़ खाते का,
तो क्या एंट्री बन गई, माल खाता ऋणी, और जब माल खरीदूंगा तो उसकी जगह मैं क्रय खाता लिख सकता हूँ, यानी कि माल की जगह पर ऋणी जो है आपको क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, मैंने 5,000 रुपए का फर्नीचर नकद बेचा। नकद जब फर्नीचर बेचूंगा तो मेरे पास रोकड़ आएगी और फर्नीचर जाएगा, तो क्या एंट्री बनेगी, रोकड़ आई है तो रोकड़ खाता ऋणी फर्नीचर खाते का, आने वाली वस्तु ऋणी जाने वाली वस्तु धनी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं किसी चलते हुए बिजनेस की ख्याति को खरीद लूँ, अगर गुडविल खरीद लूँ और कैश दे दूँ, तो गुडविल मेरे पास आई है तो गुडविल अकाउंट डेबिट यानी कि ख्याति खाता ऋणी और रोकड़ खाते का। अपने बिजनेस की गुडविल को बेच दूँ तो उल्टी एंट्री बन जाएगी, तो मेरे पास रोकड़ आएगी, रोकड़ खाता ऋणी और ख्याति खाते का, ये एंट्री बन जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ये एंट्री ऐसी थी जो दोनों साइड थी, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको वजह इसका मोहन अरबाज उन सबका भी एग्जाम्पल दे दिया था, इनके भी एग्जाम्पल आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के और आपको बता। अब तीसरा खाता जो आता है आपका, वो आता है अवास्तविक खाता। इसे नाममात्र खाता भी कहा जाता है, आय व्यय खाता इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो मदें होती हैं वो आय या व्यय से संबंधित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पर जॉब की, मुझे वेतन मिला, तो वेतन मेरे लिए आय होगी। मेरे यहाँ पर किसी मजदूर ने काम किया, मैंने उसे मजदूरी दी, तो मजदूरी मेरे लिए व्यय होगा। उस मजदूर के लिए आय होगी और मेरे लिए व्यय होगा। ऐसे मुझे वेतन मिला तो मेरे लिए आय होगी और उसके लिए व्यय होगा, एक्सपेंसिव होगा। ऐसे ही मैंने किसी को अपना कुछ गुड्स माल बिकवाया किसी एजेंट के थ्रू, एजेंट को कमीशन दिया, तो कमीशन मेरे लिए व्यय है, उस एजेंट के लिए आय होगी। तो ऐसे जितने भी रिलेटेड व्यय और आय से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उन पर जो नियम लगता है वो अवास्तविक खाता होता है। कौन सा होता है, अवास्तविक खाते के नियम उसमें आय होते हैं, उनका संबंध अवास्तविक खाते से होता है। जैसे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, किराया, वेतन, मजदूरी, कमीशन, कटौती, मरम्मत और भाड़ा, किराया, ठीक है, और ब्याज, इनका जो संबंध होता है जिससे होता है आपका अवास्तविक खाते। तो अवास्तविक खाते का जो नियम है वो क्या है, वो नियम मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, ये थोड़ी सी जगह शॉर्टेज थी इसलिए। नियम है व्यय व हानि ऋणी, लाभ व आय धनी। व्यय व हानि ऋणी, लाभ व आय धनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर एक मजदूर ने काम करा, मैंने उसे 500 रुपये मजदूरी दी। जब मजदूरी दी, अब मजदूरी जो है मजदूरी के रूप में रोकड़ दी जाती है। तो यहाँ पर दो पक्ष हो गए, इसके दो लेन देन के दो खातों पर इसका असर पड़ रहा, एक तो मजदूरी पर और एक रोकड़ पर। तो अब हम देखेंगे मजदूरी का संबंध कौन से खाते से है और रोकड़ का संबंध किससे है। तो मजदूरी का संबंध तो अवास्तविक खाते से है, तो मजदूरी पर जो नियम लगेगा वो अवास्तविक खाते का लगेगा, और रोकड़ का संबंध जो है वो वास्तविक खाते से है, तो रोकड़ पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाते का लगेगा। अब बात नियम की कर रहे हैं, तो इसमें नियम मैंने बताया था आपको, व्यय व हानि डेबिट। मैंने मजदूरी दी तो ये मजदूरी मेरे लिए क्या है, व्यय है, खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं। तो क्या करूंगा मैं, मजदूरी खाता ऋणी, मजदूरी खाता ऋणी, और रोकड़ मेरे पास से गई है तो रोकड़ पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाते का नियम लगेगा, यानी कि जाने वाली वस्तु धनी। तो रोकड़ मेरे पास से गई है थी तो रोकड़ खाते का, या इंग्लिश में कहते हैं बैजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अब मैं कहूँ मुझे 200 रुपये ब्याज मिला, जब ब्याज मुझे मिलेगा तो ब्याज मेरे लिए आय होगी, आय को क्रेडिट किया जाता, धनी किया जाता। अब ब्याज के रूप में मुझे ब्याज थोड़ी कुछ मिलता है, ब्याज के रूप में मुझे कैश मेरे हाथ में आता है। तो कैश का मतलब है रोकड़, तो ब्याज पर जो नियम लगेगा वो अवास्तविक खाते का लगेगा, रोकड़ पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाते का लगेगा। तो ब्याज के रूप में मेरे पास क्या आया, रोकड़, रोकड़ आई है तो आने वाली वस्तु डेबिट यानी कि आने वाली वस्तु ऋणी करते हैं, तो इनकी बनेगी रोकड़ खाता ऋणी, रोकड़ खाता ऋणी, और ब्याज मेरे लिए क्या है, आय है। ब्याज मुझे मिला है तो आय है,
तो आय को क्रेडिट करते हैं ब्याज खाते का मतलब होता है धनी या क्रेडिट, या इंग्लिश में इसे ऐसे कह देंगे कैश अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसके बाद अलावा मैंने वेतन किसी कर्मचारी को अपने यहाँ, मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉयज़ है, खाते वगैरह चेक करने का कार्य करता है या कोई और कार्य करता है, तो उसे मैंने 10,000 रुपये वेतन दिया, तो 10,000 रुपये जो वेतन दिया तो वेतन मेरे लिए जब दिया है तो व्यय है, अगर मिलता तो आय है। तो जब मैंने वेतन दिया है तो व्यय को ऋणी करते हैं, यानी कि वेतन खाता ऋणी, और वेतन के रूप में मैंने उसे रोकड़ दिया है टू रोकड़ खाते का, या एंट्री बनाते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर यही वेतन मुझे मिलता किसी से तो उल्टी एंट्री बन जाती, यानी कि रोकड़ मेरे पास आई है तो रोकड़ खाता ऋणी यानी कैश अकाउंट डेबिट, और वेतन मिला है वेतन खाते का यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आई थिंक आपको इसके बारे में सब समझ में आ गया होगा, सारे अकाउंट्स की डिटेल से नॉलेज हो गई होगी। ये मेरा इस नियम, ये जो आपका तरीका है जनरलाइज करने का, जो हमारे ट्रांजैक्शन है उनको जनरल में बनाने का, ये आपका ट्रेडिशनल परंपरागत मेथड है। एक मेथड मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं उसे, आधुनिक अप्रोच कह सकते हैं, उससे भी आप जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं पहले। लेकिन इसमें आपको खातों की नॉलेज, सारी जो अकाउंट्स की बहुत सारी नॉलेज इससे हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और बार बार देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, इनसे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, उसमें कैसे एंट्रीज बनाएंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।